हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सर सैयद अबू रेहान अली। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जैसे कि हम जानते हैं, चैप्टर का जो नाम है हमारे वो क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। रियल नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अगर आपने मेरी नंबर सिस्टम पर बनी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाकर पहले वो वीडियो पूरी देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। चलिए फिर भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं या रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर्स दो नंबरों से मिलकर बने होते हैं। पहले नंबर्स होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और दूसरे होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वह संख्याएं या वह नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी दर्शा सकते हैं, और जो हमारा Q है वो आर नॉट इक्वल 0 होता है। ठीक है, और अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं दर्शा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। पूर्णांक जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे क्या होते हैं? जैसे अब इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे होते हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? शांत दशमलव। ठीक है, और इसके अलावा होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ये भी हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3 या 3/4, 5/7, ठीक है, एंड सो ऑन। ये क्या है? हमारे परिमेय संख्याएं। इसमें 3 क्या है? हमारा P है, और 4 हमारा Q है, 5 हमारा क्या है? P है, 7 हमारा Q है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि Q तो है नहीं। जहाँ पर कोई भी इंटीजर्स होता है आपको पता होगा कि उसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। यानी अब ये हमारा क्या हो गया? ये P हो गया और ये हमारा Q हो गया। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अब इरेशनल की बात करते हैं तो इरेशनल में क्या आते हैं? इरेशनल में बेसिकली जितने भी हमारे अंडर रूट्स होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते यानी जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और पाई क्या है? पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर ही होता है। अब अंडर रूट किसका निकाल सकते हैं? जैसे हम अंडर रूट 4 की बात करें तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। और अंडर रूट 16 की बात करें 16, तो अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है। इसी तरीके से 25 की बात करें तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। तो ये सारी संख्याएं क्या हो गई? जिन स्क्वायर रूट का, जिन अंडर रूट का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं
वह हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जैसे √2 का, √3, √5 और √6, √8 या √10 हो गए, ठीक है, √11, √12, ये सारी की सारी क्या है, हमारी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं हमारे, वो भी क्या होता है, हमारे इरेशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब अशांत अनावृत्ति संख्याएं, अशांत अनावृत्ति संख्या, फॉर एग्जाम्पल 0.1, 2, 4, 8, 5, 3, 4, 6, इस तरीके के नंबर जो कि न शांत होते हैं, यानी जो पूर्णतः डिवाइड भी नहीं होते और लगातार चलते चले जाते हैं, और ना कोई भी नंबर उनमें रिपीट होता है, वे हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं। इसको मैंने डीपली, मेरी जो पहली वीडियो है नंबर सिस्टम पर, वो आप देख लेना, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, उसमें मैंने इसे डीपली समझाया है। खैर, हम चैप्टर पे बात करते हैं। जो हमारा चैप्टर है, बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हम बात क्या करेंगे, इस चैप्टर में हमारी जो बात चलेगी, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, ठीक है, हम यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा पर बात करेंगे। अब ये लेम्मा क्या होता है, लेम्मा अगर इसे हम डेफिनेशन लिखें इसकी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, क्या मतलब, अब लेम्मा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेम्मा को हिंदी में हम प्रमेयिका बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, इसकी प्रमेयिका की परिभाषा क्या होगी, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। कोई भी ऐसा कथन, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि हम प्रूफ कर लें पहले, ठीक है, उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के बाद में उसकी हेल्प से हम बाकी के स्टेटमेंट को सॉल्व करें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टेटमेंट लेम्मा कहलाता है। इसके अपार्ट हम एक शब्द और पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में, वो शब्द होगा हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम या एल्गोरिथम भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम को हिंदी में भी एल्गोरिथम ही बोलते हैं। इसके अगर हम हिंदी की परिभाषा की बात करें तो हिंदी में इसकी परिभाषा होगी, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। क्या मतलब, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरण दिए जाते हैं, मतलब कोई भी हमारी जो समस्या है, अगर उसे हम बता दें कि आप अगर ये स्टेप चलते हैं तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे मैगी का पैकेट जो होता है, मैगी के पैकेट पे जो मैगी बनाने की विधि लिखी होती है कि हाउ टू यूज़, मैगी को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, मतलब किस तरीके से हमें बनाना है, तो जितने भी स्टेप दिए होते हैं वो सब स्टेप क्या कहलाते हैं, एल्गोरिथम कहलाते हैं। इसी तरीके से हम इस चैप्टर में जो बेसिकली हम बात करेंगे वो HCF पर बात करेंगे। HCF मतलब HCF यानी मासा, आपने ये 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा, HCF या LCM। तो इसमें हम मासा निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो HCF निकालने के कुछ हमें स्टेप दे रखे होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें HCF फाइंड करना है। बेसिकली हमने जो 8th या 7th क्लास में HCF पढ़ा था वो अभाज्य गुणनखंडन विधि या फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमने अभी तक HCF या मासा पढ़ा है। लेकिन अब जो हम HCF या मासा निकालेंगे वो किसकी हेल्प से निकालेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा की हेल्प से। किसकी हेल्प से निकालेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा की हेल्प से हम निकालेंगे इसे। तो आइए हम और एक्सप्लेन बात करते हैं। आपने डिवाइड तो किया ही होगा, ठीक है, डिवाइड मतलब भाग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, 25 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 25 डिवाइडेड बाय 2। किस तरीके से करेंगे हम, जो छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा कि 25 जो लिखा होता है वो यहाँ पर लिखते हैं और 2 को यहाँ पर लिखते हैं।
फिर 2 की टेबल में देखते हैं 25 तो नहीं आ रहा है, कितना आएगा 24 आता है, कितने टाइम्स में आता है 12 टाइम्स में। यहाँ पर हमने 2 12 से 24 हो गया और रिमाइंडर कितना आया हमारा 1 आया। अब ये जो हमारे ऊपर आता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं हम इसे, भागफल, या इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कोशेंट, ठीक है। और ये जो हम अंदर लिखते हैं यानी 25 हमारा क्या होगा, यहाँ पर 25 हमारा है भाज्य, क्या है भाज्य, या इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं डिविडेंड। यहाँ पर हम 2 की बात करें तो 2 हमारा क्या है, 2 है हमारा भाजक, यानी भाग करने वाला क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। या इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, डिवीज़र बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ जो हमारा जो बच जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, शेषफल बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसे, रिमाइंडर कहते हैं। अब अगर हमें 25 प्राप्त करना हो तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी 2 की हमने मल्टीप्लाई करी 12 से, ठीक है, फिर उसमें हमने क्या करा, रिमाइंडर को ऐड कर दिया। यही तो हुआ भाई, 12 2 से 24, 24 + 1 25 हो गया। क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको डिवाइडेंड निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 2 हमारा क्या है यहाँ पर डिवाइज़र है, ठीक है, तो डिवाइज़र को आपने क्या करना है, डिवाइज़र की आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कोशेंट से, और उसमें रिमाइंडर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में क्या, कि अगर आपको भाज्य निकालना हो तो भाज्य निकालने के लिए आपने क्या करना है, भाजक जो है, भाजक क्या है हमारा 2, 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, भागफल से, और इसमें हम शेषफल को जोड़ देंगे, शेषफल हमारा जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा 2 क्या था, 2 हमारा भाजक था, 12 हमारा भागफल है, भाजक की हमने भागफल से मल्टीप्लाई करी और उसमें रिमाइंडर यानी शेषफल को हमने जोड़ दिया तो हमारा कितना मिल गया, 25 मिल गया। बस यही हमारी क्या है, ईडीएल यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा है। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, 39/7। 39 को डिवाइड करें हम किससे, 7 से डिवाइड करें तो 7 के टेबल में 39 तो नहीं आता, कितना आता है 35 आता है, कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो 7 5 जब 35 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या रह जाएगा, रिमाइंडर हमारा 4 आ जाएगा। अब अगर हमें 35 निकालना हो, 35 हमें प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे और उसमें रिमाइंडर यानी 4 को ऐड कर देंगे, वही चीज़ है कि ना। ये क्या है हमारा भाज्य यानी डिविडेंड है, और 7 हमारा क्या है, 7 हमारा भाजक यानी डिवाइज़र है, और 5 हमारा भागफल यानी कोशेंट है, और 4 हमारा क्या है, रिमाइंडर यानी शेषफल है। ये हमारी क्या बन रही है, ईडीएल बन रही है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो रिमाइंडर होता है, नोट कर लें आप इसमें, नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि रिमाइंडर इज always smaller than divisor या डिवाइजर, ठीक है। क्या मतलब, मतलब होता है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है। शेषफल हमारा क्या है यहाँ पर 4, शेषफल क्या है हमारा, रिमाइंडर हमारा 4 है, और भाजक, भाजक मतलब डिवीज़र, डिवीज़र हमारा क्या है, डिवाइज़र 7 है। यहाँ पर देखो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, भाजक यानी डिवीज़र से छोटा होता है। इससे पहले वाला जो हमने करा था, पहले क्या था हमारा, पहले जो हमने इसके पहले करा था, और 25 इक्वल टू था हमारा 2 ×
12 प्लस का 1। तो 2 हमारा क्या था, 2 हमारा डिवाइज़र था और 1 क्या है हमारा रिमाइंडर। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर डिवीज़र से रिमाइंडर जो है वो डिवीज़र से छोटा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो शेषफल होता है यानी रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइज़र से हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। अगर हम इसे शब्दों में लिखना चाहें इस बात को, तो हम क्या लिखेंगे, क्या कह सकते हैं, लिखा है कि इफ़ यदि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और q और r उनके कोशिएंट और रिमाइंडर है, यानी q हमारा कोशिएंट मतलब भागफल, ठीक है, और r मतलब रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब शेषफल हो। q हमारा कोशिएंट यानी भागफल हो और r हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल हो, ठीक है, क्रमशः। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r वेयर r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 बट लेस देन b। वही चीज़ आ गई, जैसे यहाँ पर हमारा क्या था 39 था, एक्चुअली यहाँ पर जो होगा 39 होगा, ठीक है, 35 नहीं होगा, ये क्या होगा 39 होगा, 39 ही तो हमने निकाला था, 39 इक्वल टू 7 इंटू 5। जैसे a हमारा क्या है, a हमारा 39 हो गया और b हमारा क्या हो गया, b हमारा 7 हो गया, q हमारा क्या हो गया, q हमारा 5 हो गया और r हमारा क्या हो गया 4 हो गया। तो और r कैसा, हमने बताया कि जो शेषफल होता है यानी रिमाइंडर जो होता है वो डिवीज़र से छोटा होता है, तो r क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b मतलब डिवीज़र से क्या होगा, हमेशा छोटा ही होता है। और यह क्या कहलाती है, हमारी थ्योरम 1.1 कहलाती है। क्या कहलाती है, थ्योरम 1.1 कहलाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे हमने अभी तक जो एच सी एफ जो हमने सीखा था, एच सी एफ हम कैसे निकालते थे, अगर हमें कोई क्वेश्चन हो कि फाइंड द एच सी एफ ऑफ 16 एंड 12, तो हमने अभी तक 7th या 8th क्लास में क्या करा था, हम करते थे इनके फैक्टर। क्या करते थे हम, इनके फैक्टर करते थे। कैसे होते थे फैक्टर, यहाँ पर हम लिखते थे 16, यहाँ पर 2 से सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो क्या होती है, 2 होती है, तो 2 से हम डिवाइड करते थे, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। यानी 16 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 है ना, ठीक है। और इसके बाद अगर हम करें 12 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर करें 12 के, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 12 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। अब एच सी एफ अगर हमें फाइंड करना हो तो एच सी एफ के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होगा, भाई इस 2 का पेयर बन गया, इस वाले 2 का भी पेयर बन गया, जिनके पेयर बन जाएंगे, ठीक है, उन्हें क्या लिख देते हैं, उनमें से एक एक लिख देते हैं। इस 2 का पेयर बना तो इसमें से हमने से एक 2 निकाल लिया, इस 2 का पेयर बना इसमें से हमने एक 2 निकाल लिया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आया 4, ठीक है। ये हमारा एच सी एफ क्या होगा, यानी 16 और 12 का एच सी एफ क्या होगा 4 होगा। एच सी एफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबरों को यानी जिनका हम एच सी एफ निकाल रहे हैं उन दोनों को पूर्णतः विभाजित करते यानी डिवाइड करते, तो वो क्या कहलाता है, एच सी एफ कहलाता है। ये तो हमारा जो हमने 7th और 8th क्लास में पढ़ा था, जो हमने मेथड एच सी एफ निकालने का, ये वो था। लेकिन जो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में हम पे क्या पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे हम ई डी एल। क्या पढ़ेंगे, ई डी एल मतलब यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, ठीक है, की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हेल्प से एच सी एफ को
फाइंड करेंगे। ठीक है, अब कैसे फाइंड करते हैं ये हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12,576। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से हमें 4052 और 12,576 का मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा यानी एचसीएफ। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन का जो हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12,576 क्या है? इज ग्रेटर देन 4,052। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को। किस तरीके से अप्लाई करते हैं आइए देखते हैं। क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, वेयर, इसे वेयर बोलते हैं। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 बट लेस देन बी। ये हमारी क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। करना क्या होता है, सिंपली जैसे कि नॉर्मली हम डिवाइड करते चले आए अब तक, उसी तरीके से डिवाइड करना है। यहाँ पर हमें जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर हमारा 12,576 है, इसको अंदर लिखेंगे और 4,052 को बाहर लिखेंगे। अब देखेंगे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है। कितने टाइम जाएगा? ये 3 टाइम्स जाएगा। और कितना आ जाएगा? 1 2 1 यानी 12,156। यानी 4,052 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा? 12,156 आएगा। और रिमाइंडर निकालेंगे तो आएगा हमारा 420। अब रिमाइंडर हमारा क्या आया? 0 तो नहीं आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 12,576 इज इक्वल टू 4,052 इंटू 3 प्लस का 420। 12,576 क्या है? हमारा ए है। बी 4,052 क्या है? हमारा बी है। और क्यू क्या है? हमारा 3। और आर क्या है? हमारा 420। यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर आर नॉट इक्वल 0। फिर हम करेंगे जो हमारा पहले डिवाइज़र था, यानी जो पहला हमारा भाजक था, वो हमारा क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। यानी 4,052 को आप अंदर लिखोगे। और जो हमारा रिमाइंडर निकल के आया था, वो रिमाइंडर हमारा क्या बन गया? डिवीज़र बन गया, यानी भाजक बन गया। अब 420 से 4,052 को डिवाइड करेंगे तो 9 बार में जाएगा, 9 बार में आ जाएगा 3780। यहाँ पर रिमाइंडर निकालोगे तो आएगा 272। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम अगला स्टेप लिखेंगे कि 4,052 इज इक्वल टू 420 गुणा 9 प्लस के 272। यानी 420 की 9 से गुणा करें और उसमें 272 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 4,052 आ जाएगा। यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। फिर वही स्टेप जो हमारा पहले क्या था? डिवीज़र था, वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड, यानी भाज्य बन जाएगा। यहाँ पर 420 लिखोगे। अब 272 के पहाड़ में 420 तो नहीं आते, कितनी बार में जाएगा? एक बार में चले जाएगा। और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 148। फिर यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 नहीं था, तो यहाँ पर एक स्टेप ये लिख दो कि रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है। अगला स्टेप 420 बराबर होगा 272 की गुणा 1 से करी प्लस का 148। क्या हो गया? हमारा शेषफल हो गया। 0 नहीं आया हमारा रिमाइंडर। फिर हम क्या करेंगे? फिर जो हमारा डिवाइज़र था 272, वो हमारा क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन जाएगा? डिवीज़र बन जाएगा। अब 1 टाइम जाएगा ये, और रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? रिमाइंडर हमारा आएगा 124। यहाँ पर फिर लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे रिमाइंडर आर नॉट इक्वल 0। क्या आएगा अगला स्टेप कि 272 इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 124। रिमाइंडर हमारा क्या है?
ज़ीरो नहीं आया। फिर हमारा क्या होगा, जो हमारा पहले डिवीज़र था यानी जो भाजक था वो हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य यानी डिविडेंड बन जाएगा फिर से। अब 124 के टेबल में कितनी बार जाता है, 1 टाइम जाएगा, तो 124 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आएगा 148, ठीक है, 1 टाइम चले जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा हमारा 24 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखोगे आप 148 इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 24 और रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं है। फिर हमें क्या करना है, जो हमारा डिवीज़र था यानी 124 अब हमारा क्या बन जाएगा, जो भाजक था वो हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य यानी 124 यहाँ लिखोगे। फिर 24 के पहाड़े में देखो, 24 के पहाड़े में 124 नहीं आता, फिर 5 बार डिवाइड करोगे 24 5 से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखोगे कि 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का 4। रिमाइंडर क्या है हमारा, 0 के इक्वल नहीं आया, रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0। अब जो हमारा 24 डिवीज़र था यानी भाजक था, वो 24 भाजक क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे कितनी टाइम चले जाएगा, 6 टाइम में 4 6 24 हो जाता है और रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट स्टेप कि 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0 यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0। ऐसा हम तब तक करते हैं, इस तरीके का जो हम डिवाइड करते हैं वो तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है और जिस डिवाइज़र से हमारा रिमाइंडर 0 आता है वे डिवाइज़र क्या कहलाता है, हमारा HCF कहलाता है। यहाँ लिखेंगे सिंस द डिवाइज़र एट दिस स्टेप इज 4 सो द, क्या मतलब जो लास्ट स्टेप है इसमें हमारा भाजक क्या है, 4 है, ठीक है, इसलिए अतः 100 का मतलब अतः जो हमारा 12,576 और 4,052 का जो HCF यानी मासा होगा वो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। ठीक है, आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसके आगे के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप 102 बार मेरी वीडियो को देख लें, और ये जितना मैं कुछ लिखवाता हूँ वो सब वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करें और उसकी प्रैक्टिस करा करें। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी भी क्वेश्चन की तो उतनी आपको आएगी। मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती। ठीक है, दुनिया का वैसे तो कोई भी काम नहीं है जो बिना प्रैक्टिस के आए, लेकिन आप मैथ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ उतनी अच्छी होएगी, और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।